हाँ जी बच्चों, अब आज से अपने को लॉ के अंदर नया चैप्टर चालू करना है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है। आज की क्लास में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ चार्ज बता रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको मीनिंग ऑफ चार्ज पहले भी बता रखा है, बट पता नहीं पहले का मीनिंग आपको याद है नहीं याद है क्या है। तो बट एटलीस्ट जो आज मैं मीनिंग बता रहा हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज। ठीक है सर, जैसे कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने मान लो एचडीएफसी बैंक से, एक्स लिमिटेड ने मान लो एचडीएफसी बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? लोन ले लिया। और मैं कहता हूं ये जो लोन ले लिया वो 50 लाख रुपए का ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया? एक्स लिमिटेड ने बेटा 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। और 50 लाख रुपए का लोन किससे ले लिया? एचडीएफसी से ले लिया। अब सर नॉर्मली क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक बिना कोलेट्रल लिए, बिना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी लिए कभी भी लोन ग्रांट करता नहीं है। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एक्स लिमिटेड के पास एक मान लो बिल्डिंग थी। एक्स लिमिटेड ने ये बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन बैंक के पास रखवा दी। एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन बैंक के पास रखवा दी। मतलब हुआ क्या, एक्स लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का लोन एचडीएफसी से ले लिया। एक्स लिमिटेड ने कितने रुपए का बेटा? 50 लाख रुपए का लोन एचडीएफसी से ले लिया। और एक्स लिमिटेड ने एक बिल्डिंग उसके पास जो एज अ थी वो एज अ सिक्योरिटी एचडीएफसी को दे भी दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब इस बिल्डिंग पे एचडीएफसी का कोई राइट है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन तो ये है कि इस बिल्डिंग पे एचडीएफसी कौन है? अरे हाँ बैंक तो है, एचडीएफसी है लेंडर या बोरोवर, सॉरी एचडीएफसी है लेंडर और एक्स लिमिटेड क्या है? बोरोवर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लेंडर है इस एग्जांपल में एचडीएफसी, उसका इस बिल्डिंग के ऊपर कोई राइट है कि नहीं है? क्या राइट है कि अगर कंपनी ने यानी बोरोवर ने लोन रीपे नहीं किया तो जो लेंडर है यानी एचडीएफसी है वो असेट को बेच के अपना लोन रिकवर करेगा। तो एचडीएफसी को इस बिल्डिंग के ऊपर राइट मिलेगा। अग्री करते हो? तो बेटा जो लेंडर है उसको असेट के ऊपर जो क्या मिल रहा है? राइट मिल रहा है। उसी राइट को बोला जाता है चार्ज। उसी राइट को क्या बोला जाता है? चार्ज। मुझे बताओ एचडीएफसी का इस बिल्डिंग में राइट है? राइट की जगह एक और वर्ड यूज हो सकता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना, राइट होना। तो बेटा जब बोरोवर कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी लेंडर को देता है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो जो लेंडर है उसका असेट के ऊपर जो राइट है, जो लेंडर है उसका असेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसे बोला जाता है चार्ज। तो अगर आप मेरे से पूछो व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज रेफर्स टू राइट और इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ऑन द असेट। चार्ज रेफर्स टू क्या? चार्ज रेफर्स टू क्या? राइट और इंटरेस्ट ऑफ लेंडर ऑन द असेट। मेरे एग्जांपल में असेट क्या है? बिल्डिंग है। तो अब हम बोलेंगे बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। हम यहां पे क्या बोलेंगे? हम यहां बोलेंगे जो असेट है, जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? बोले बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। अब यहां पे क्या बोलेंगे हम कि बिल्डिंग के ऊपर क्या क्रिएट हुआ है? बोले बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। बताओ अब चार्ज का मतलब ठीक से समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा चार्ज का क्या मतलब होता है? असेट को एज अ सिक्योरिटी रखवाना
और एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखवा के उसके अगेंस्ट क्या लेना, लोन लेना। ठीक है, ये चार्ज का सिंपल मतलब है। टेक्निकल समझो तो जैसे मैंने एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाया और उस पर लोन ले लिया, तो जो लेंडर है, लेंडर का जो एसेट पे राइट है, लेंडर का जो एसेट पे इंटरेस्ट है, उस राइट या इंटरेस्ट को बोला जा रहा है चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए आ गया। चलिए बना लिया सबने एग्जांपल, या मैं रुको 1 मिनट, मैं 1 मिनट रुका हूं जब तक बाकी लोग अपना होमवर्क खोल लें। डिपॉजिट्स वाला, डिपॉजिट्स में एक क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में करने के लिए, बाकी लोग अपना होमवर्क खोल लें। आप एग्जांपल ड्रॉ कर लो जब तक मैं होमवर्क चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था मैंने करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहां है? ठीक है, आपका बताइए। वेरी गुड, आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई उस क्वेश्चन में? कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। अभी मैं बुक ओपन करूंगा तब कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। मीनवाइल मुझे चार्ज का मतलब बता दीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो खड़े हो जाना प्लीज, जिन्होंने नहीं किया वो खड़े हो जाना, बाकी लोग अपना होमवर्क चेक करा देना। सबने कर लिया है? आ गया बेसिकली सबको, बस आप ही ने नहीं किया बेसिकली। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? आप दोनों कैसे करेंगे ना बेटा, बैठ जाओ। चलिए बाकी सबने कर लिया, आइए। अच्छा बेटा बुक निकालते हैं, बुक निकालते हैं आप। चलिए बुक ओपन कर लीजिए प्लीज। कोई क्वेरी थोड़ी है, मैं चैप्टर स्क्रॉल करके जा रहा हूं फिर आगे। है 6th वाले क्वेश्चन में? हाँ बताओ, निकालता हूं, रुको मैं। ठीक है बताओ। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगी, कैसे मार्क्स आएंगे उसको लिखे बिना? एनीथिंग एल्स? किसमें सर? रूल नंबर 4 वो चीज का है जो ORSR पास करना होता है। रूल नंबर 3 में वो जो प्रोविजंस बनाने हैं, मेच्योरिटी लिमिट है और वो सब है, और रूल 4 में ORSR है। ये पढ़ा तो सर हो, रूल 4 के साथ लिखा हुआ गया है। आगे आओ। चलो अब बेटा हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का क्या नेम है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर अब इस चैप्टर के पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर के पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर के पीछे का लॉजिक समझना। कंपनी ने अपनी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। अब सपोज करो ये बिल्डिंग जिसमें चार्ज क्रिएट हुआ है कंपनी हर्ष को बेच दे, तो हर्ष को बेचारे को कभी पता चल सकता है क्या कि बिल्डिंग के ऊपर कोई चार्ज है? बिल्डिंग के ऊपर कोई टप्पा थोड़ी लगता है, मेरे ऊपर चार्ज है मुझको मत खरीदो। बिल्डिंग पे टप्पा थोड़ी लगाते हैं, मेरे ऊपर चार्ज है मुझे मत खरीदो। लोग पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूं प्रैक्टिकली। बिल्डिंग बैंक को गिरवी रख दी, तो बिल्डिंग के जो पेपर्स है वो बैंक के पास चले जाएंगे। पर लोग क्या करते हैं, 2 सेट ऑफ पेपर बना लेते हैं, विच इज ऑब्वियसली अ क्राइम, बस करते हैं ऐसा। 2 सेट ऑफ पेपर बना लेते हैं, एक तो किसके पास रखवा दिया? बैंक के पास, एक खुद के पास रखेंगे। पहले तो बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर दिया, फिर चार्ज क्रिएट करने के बाद कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग किसी को बेच दी। अब जिसको बेच दी वो रोता रहे, बैंक उसके पीछे भागता रहे, बैंक रोता रहे, कंपनी फ्रॉड करके चुपचाप निकल ली। तो ये बेटा बहुत मेजर बदमाशी होती है। अच्छा ये छोड़ो, एक बिल्डिंग के ऊपर 2-2, 3-3 चार्ज क्रिएट कर देती है। पहले तो HDFC बैंक को बिल्डिंग मॉर्गेज करके 50 लाख का लोन ले लिया, फिर वही बिल्डिंग मान लो ICICI बैंक को मॉर्गेज कर दी, उससे 50 लाख का लोन ले लिया, फिर वही बिल्डिंग मान लो और 2-3-4 लोगों को गिरवी कर दी और 50 लाख का लोन ले लिया। तो भैया एक असेट पे 4-4 बार, 5-5 बार, 10-10 बार चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा होता है, तो फ्रॉड है। और फंस कौन रहा है? जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है वो फंस रहा है, या फंस कौन रहा है? जिससे बिल्डिंग बेची जा रही है वो फंस रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 बोला कंपनी जब भी अपने किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट करेगी उसका ROC के पास रजिस्ट्रेशन करा लेगी। कंपनी जब भी अपने किसी एसेट पे क्या क्रिएट करेगी? चार्ज क्रिएट करेगी, ROC के पास रजिस्ट्रेशन करा लेगी। फायदा क्या होगा? ROC का ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, तो ROC के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सबके लिए ओपन रहते हैं।
अब कंपनी ने मान लो इस बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया, अब ये चार्ज जाके आरओसी के पास रजिस्टर हो जाएगा। तो आरओसी के पास एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस रहता है। क्या रहता है आरओसी के पास? एक आरओसी उसमें एंट्री कर लेगी कि एक्स लिमिटेड के पास एक फलाना बिल्डिंग है जो उसने एचडीएफसी बैंक को मॉर्गेज करी हुई है, ठीक है। ऐसे करके वो अपने रजिस्टर में क्या कर लेगी? एंट्री कर लेगी। कौन एंट्री कर लेगी? आरओसी। तो बेटा आरओसी ने चार्ज को रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में उसकी एंट्री कर ली है। अब मान लो ये बिल्डिंग मैं इसको सेल कर रहा हूं, दिव्या को, मैं ये बिल्डिंग मान लो दिव्या को सेल कर रहा हूं, है ना। अब दिव्या अगर स्मार्ट हुई तो ये पहले आरओसी के ऑफिस जाएगी और रजिस्टर ऑफ चार्जेस को चेक करेगी और देखेगी कि बिल्डिंग के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। जैसे ये रजिस्टर ऑफ चार्ज चेक करेगी, इसे पता चल जाएगा कि बिल्डिंग के ऊपर तो चार्ज है और ये बिल्डिंग परचेस करेगी नहीं। तो ये जो पूरा चैप्टर आया पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया कि कंपनी कहीं ऐसी बिल्डिंग सेल ना करे जिसपे चार्ज है, या कंपनी एक ही बिल्डिंग पे मल्टीपल चार्जेस क्रिएट ना करे। ये सबसे रोकने के लिए चैप्टर है। देखो ऐसा नहीं आप मल्टीपल चार्जेस क्रिएट नहीं कर सकते या आप चार्ज हुई भी बिल्डिंग बेच नहीं सकते, सब कर सकते हो लेकिन बताकर। दिक्कत कब होती है? जब बिना बताए कर रहे हो। आज ये बिल्डिंग मेरी 5 करोड़ की है, ये 5 करोड़ की बिल्डिंग एचडीएफसी को मैंने मॉर्गेज करके 50 लाख का लोन ले लिया, तो क्या बुराई है? यही बिल्डिंग अगर आईसीआईसीआई को भी मॉर्गेज कर दूं तो बुराई क्या है? 5 करोड़ की बिल्डिंग है, लोन तो मात्र 50 लाख का है, पर आप बता के करो, बिना बताए करना फ्रॉड है। तो बेसिकली इसके फ्रॉड को रोकने के लिए क्या आया? चैप्टर आया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो ये बोलता है कि कंपनी जब भी कोई चार्ज क्रिएट करेगी तो उसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करा लेगी, जिससे कि जब भी कोई चार्ज क्रिएट होगा तो सामने वाले बंदे को उसको पता है कि वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। तो जब भी आप असेट किसी और को गिरवी करेंगे या किसी और को बेचने की कोशिश करेंगे, वो आरओसी के ऑफिस चला जाएगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस चेक कर लेगा और जो भी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है उसे पता चल जाएगा और वो धोखेबाजी से बच जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया? आया, समझ में आया? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ registration of charges has been introduced. लिखोगे और ऑप्शन क्या है? हाथ पे तो लिखोगे नहीं ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड so that any person dealing with the company, so that any person dealing with the company, so that any person dealing with the company may visit ROC office, may visit ROC office, may visit ROC office and determine, may visit ROC office and determine, may visit ROC office and determine whether charge is created on any assets or not. May visit ROC office and determine, may visit ROC office and determine whether charge is created, whether charge is created ऑन एनी असेट और नॉट। ये इसलिए कॉन्सेप्ट आया, समझ में आया? अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस पढ़ेंगे। हमें तो प्रोसेस पढ़ना है कि कंपनी अगर चार्ज क्रिएट करेगी तो उस चार्ज को रजिस्टर कैसे कराएगी। अच्छा, कंपनी ने इस केस में असेट किसे मॉर्गेज किया है? एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक यानी जो लेंडर है, लेंडर का असेट के ऊपर जो राइट या इंटरेस्ट है उसी को क्या बोला जाएगा? है चार्ज। और ये लेंडर कहलाएगा, पड़ेगा जो टेक्निकल नाम है। अब नाउ दिस लेंडर विल बी कॉल्ड चार्ज होल्डर। क्या कहलाएगा बेटा ये लेंडर? चार्ज होल्डर, क्योंकि इसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। तो चार्ज का होल्डर कौन है? एचडीएफसी है। ये राइट किसके पास है? एचडीएफसी के पास है। इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? एचडीएफसी को मिल रहा है। तो एचडीएफसी विल बी कॉल्ड चार्ज होल्डर। बताओ बेटा, आया नहीं आया ये पॉइंट समझ में? यस सर। सबको आ गया क्या? चलिए यस। तो देखिए बेटा, अब इधर देखिएगा, चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सेक्शन इसमें 77 से लेकर 87 के बीच में 2-3 सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है।
जो सेक्शन सिलेबस में नहीं है वो मैंने बुक में नहीं डाले, दिमाग ही नहीं लगाने, ठीक है। सेक्शन 77 से 87 है, साथ में ये वाले रूल्स पढ़ेंगे, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, और हर चैप्टर में फॉर्म नंबर होते हैं, तो इस चैप्टर में भी होंगे। इस चैप्टर का नाम है चार्ज, इस चैप्टर का नाम है चार्ज। चार्ज का इन्होंने सी ले लिया, एच ले लिया और जी ले लिया, और सी एच जी करके इसमें क्या क्रिएट कर दिया, फॉर्म। तो इस चैप्टर में जो भी फॉर्म नंबर आएंगे उनकी नंबरिंग चलेगी, CHG1, CHG2, CHG3, CHG फलाना, CHG धमाका एंड दमदम, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए सर। अब सर सबसे पहले तो हम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब छोड़ दो। डेफिनेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 2 के क्लॉज 16 में। डेफिनेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, कंपनी ने जिस लेंडर को असेट मॉर्गेज किया है, उस लेंडर का असेट पे जो राइट है, उस लेंडर का असेट पे जो इंटरेस्ट है, उस राइट इंटरेस्ट को या लियन भी बोलते हैं, राइट बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो, लियन बोल लो। तो कंपनी ने जिस लेंडर को असेट एज अ सिक्योरिटी दिया है, उस लेंडर का असेट पे जो राइट है, उस लेंडर का असेट पे जो इंटरेस्ट है, उस लेंडर का असेट पे जो लियन है, उसी राइट इंटरेस्ट या लियन को क्या बोला जा रहा है, चार्ज। समझा चुका, पढ़ो। चार्ज मींस इंटरेस्ट या लियन, सिंपल टर्म्स में याद रखो, राइट। चार्ज मींस इंटरेस्ट और लियन किस पे क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स। चार्ज किस पे क्रिएट करेंगे, बोले चार्ज क्रिएट करेंगे कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी पे, जैसे लैंड बिल्डिंग, कंपनी के किसी भी असेट पे, जैसे कि प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, या आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं कंपनी के पूरे बिजनेस पे। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एंटायर बिजनेस, कंपनी अपना पूरा का पूरा बिजनेस भी गिरवी रख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरटेकिंग का मतलब हुआ एंटायर बिजनेस। तो अगर आप मेरे से पूछोगे चार्ज क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज क्या है, चार्ज मींस एनी इंटरेस्ट और लियन, एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द या तो प्रॉपर्टी या असेट्स या एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और बोथ, या सब पे भी हो सकता है। एज सिक्योरिटी, आपने जो चार्ज क्रिएट किया वो एज अ सिक्योरिटी क्रिएट किया। सिक्योरिटी तो है कि कल को अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाती है तो जो चार्ज होल्डर है, जो लेंडर है, वो असेट को बेच के अपना पैसा ले लेगा। एंड इसमें क्या इंक्लूड रहेगा, मॉर्गेज। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक होता है मॉर्गेज, मॉर्गेज वर्ड यूज होता है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मॉर्गेज होता है यूज, लैंड या बिल्डिंग के लिए। फिर एक वर्ड होता है प्लेज, और एक वर्ड होता है हाइपोथिकेशन। क्या वर्ड होता है, हाइपोथिकेशन। प्लेज वर्ड यूज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, और हाइपोथिकेशन वर्ड यूज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे। प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या है, सर जैसे आज मान लो मैं अपना मोबाइल फोन, या मोबाइल फोन छोड़ो, एक ये व्हाइट बोर्ड मार्कर ले लो, मान लो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसे मैं गिरवी रख के लोन ले रहा हूं 20 रुपए का। तो मैंने ये गिरवी रख दिया, मान लो मैंने गिरवी रख दिया मान लो मानवी को, और मानवी से 20 रुपए का लोन ले लिया। ये मार्कर मैं किसको गिरवी रख रहा हूं, मानवी को। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर आप चार्ज होल्डर को, अगर आप लेंडर को, मानवी लेंडर है, लेंडर मानवी से लोन ले रहा हूं, अगर आप लेंडर को असेट का पोजीशन दे देते हो तो वो प्लेज है, और अगर आप लेंडर को असेट का पोजीशन नहीं देते, हालांकि ये मैंने मार्कर गिरवी रखा हुआ है, किसको, मानवी को, लेकिन मानवी को इसका क्या नहीं दिया है, पोजीशन नहीं दिया है, तो उसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। प्लेज भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, लेकिन प्लेज के अंदर लेंडर को मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाता है, लेकिन हाइपोथिकेशन में लेंडर को कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं देते, प्रॉपर्टी का पोजीशन हमेशा बोरोवर के पास ही रहता है।
समझ में आया क्या? और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो फिक्स है, मॉर्गेज बोलेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको ये चीज लिखाऊंगा अभी आज ही की क्लास में। सर मॉर्गेज क्रिएट होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, प्लेज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जरूरत ही नहीं है। सर प्लेज के केस में तो मैंने सामने वाले को पोजेशन ही दे दिया, अब पोजेशन ही इसके पास है तो मैं किसी और को कैसे गिरवी रखूंगा, किसी और को कैसे बेचूंगा? हाइपोथिकेशन में क्या चीज हमारे पास पड़ी होती है, या मॉर्गेज में चीज हमारे पास पड़ी होती है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन की नीड होती है। तो ऑल टाइप ऑफ चार्जेस रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट प्लेज, एक्सेप्ट प्लेज। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, प्लेज और हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं। प्लेज में सामने वाली पार्टी को गुड्स का पोजेशन देते हैं, हाइपोथिकेशन में गुड्स का पोजेशन नहीं देते हैं। कॉपी में लिखना, charge includes the following. Charge includes the following. Charge includes the following. Dash लगा के a point. Where any charge is created on immovable property. Where any charge is created on immovable property, 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 comma it is called mortgage, comma it is called mortgage, it is called mortgage. B point, where charge is created on movable goods, 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 and lender is not given possession of 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 goods, comma it is called hypothecation, it is called hypothecation. C point, where charge is created on, where charge is created on movable goods, where charge is given on movable goods, where charge is created on movable goods, where charge is created on movable goods, and possession of goods is also given to lender, and possession of goods is also given to lender, and possession of goods is also given to lender, and possession of goods is also given to lender, comma it is called pledge. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना, pledge does not require registration with ROC, pledge does not require registration with ROC, pledge does not require registration with ROC, pledge does not require registration with ROC under section 77, under section 77 of Companies Act 2013, under section 77 of Companies Act 2013. क्लियर हुआ? चलिए अब देखो एक बार चार्ज का मतलब वापस से रीड करेंगे। चार्ज मींस क्या? एनी इंटरेस्ट या लियन क्रिएटेड ऑन द या तो प्रॉपर्टी या असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और बोथ पे भी क्रिएट कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। अब बताइए, ये चैप्टर का हमने आधी घंटा निकाला बेस बिल्डिंग करने में, अब कुछ भी नहीं है, प्रोसीजरल चैप्टर है,
समझने का कम है, मगअप करने का ज्यादा है। अब चार्ज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या समझाऊंगा इसमें, बता दूंगा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर धुमता ना, बात खत्म है। क्या इसमें जो अभी पढ़ाया कि चैप्टर के पीछे लॉजिक क्या है, या चार्ज के 3 टाइप, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये इस चैप्टर की बेस है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब बच्चों चार्ज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 3 सेक्शन है, 77, 79 और 80। अभी हम सिर्फ सेक्शन 77 पढ़ रहे हैं और कोई भी नहीं पढ़ रहे। 79 जब आएगा तब मैं बता दूंगा 79 स्टार्ट हो गया, और जब 80 आएगा तब मैं ये बता दूंगा 80 स्टार्ट हो गया। अभी सिर्फ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 77 पढ़ रहे हैं। लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, ब्रैकेट में सेक्शन लिखेंगे 77। लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी। हाँ भैया, चार्ज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है? ए पॉइंट में लिखा है भाई, सबसे पहला सवाल ये उठा, चार्ज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो ठीक है। चार्ज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास जाके कराना कंपलसरी है, वो ठीक है। आरओसी के पास चार्ज का रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। सवाल उठता है ये रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी किसकी है? चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी कंपनी की है, या चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी चार्ज होल्डर की है? तो सेक्शन 77 बोला चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी कंपनी की है। चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने की ड्यूटी कंपनी की है। तो पहला पॉइंट क्या बोला? वेयर अ कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स, या तो असेट्स या प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर सच चार्ज। बोले कंपनी की ड्यूटी होगी कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, टेंजिबल भी होती है, इनटेंजिबल भी होती है, प्रॉपर्टी इन इंडिया भी होती है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी होती है। तो किस प्रॉपर्टी का चार्ज रजिस्टर कराए? तो लॉ बोला एवरी टाइप ऑफ चार्ज रजिस्टर होगा। आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट करो, आप चार्ज प्रॉपर्टी इन इंडिया पे क्रिएट करो, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया पे क्रिएट करो, टेंजिबल एसेट पे क्रिएट करो, इनटेंजिबल एसेट पे क्रिएट करो, डज नॉट मैटर। क्या लिखा है? सेक्शन 77 रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ every charge. Section 77 requires registration of every charge created on any property of the company, whether such property is, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे सिचुएटेड इन इंडिया हो, चाहे सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया हो, एक्सेप्ट प्लेज, वेयर नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्ट प्लेज वेयर नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बोले बस किसको छोड़ देना? प्लेज को छोड़ देना, क्योंकि प्लेज के केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब सर लॉ बोला कंपनी जब चार्ज क्रिएट करेगी तो चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेगी। कितने दिन के अंदर अंदर? जैसे चार्ज क्रिएट हुआ, जैसे मेरा एग्जांपल है, मान लो इस एग्जांपल में कंपनी ने लोन लिया होता 1 जून 2021 को। कब लोन लिया होता? 1 जून 2021 को। तो अगर आप 1 जून 2021 में 30 डेज जोड़ोगे तो 1 जून काउंट नहीं होगा, 1 जून के बाद 30 डेज होंगे। तो 1 जून में 30 डेज जोड़ोगे तो 29 डेज जून के और 1 दिन जुलाई का, टोटल कितने हो गए? 30 डेज। तो कंपनी के पास चार्ज रजिस्ट्रेशन कराने का कब तक का टाइम है? 1 जुलाई तक का टाइम है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बोले चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। चार्ज शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। तो इधर देखना, इधर देखना, द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। तो ये क्या हो गया? टाइम लिमिट हो गई। टाइम लिमिट फॉर
रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये क्या हो गया? टाइम लिमिट हो गई। किस चीज की टाइम लिमिट हो गई? ये टाइम लिमिट हो गई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइम में रजिस्टर करना है? विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? अरे यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा, अब सर लॉ बोला जो भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है, क्या? अब आप बोलोगे सर ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज क्या होता है? सर इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज उस लीगल एग्रीमेंट को बोलते हैं जिसके थ्रू लोन लिया जाता है और सामने वाले को एसेट गिरवी रखवाया जाता है। आज मेरे एग्जांपल में कंपनी ने किससे लोन लिया है? एचडीएफसी बैंक से। तो कंपनी और एचडीएफसी बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट बना होगा और लोन एग्रीमेंट में यह बात लिखी गई होगी कि कंपनी अपनी बिल्डिंग एचडीएफसी बैंक को मॉर्गेज कर रही है। तो लोन एग्रीमेंट क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। ठीक है, इसी पेज के बॉटम मार्जिन पे लिखो, और बॉटम पे जगह नहीं हो तो अगले पेज के बॉटम पे लिख लो, उसके बॉटम पे भी जगह नहीं हो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लिखना इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज refers to the loan agreement, refers to the loan agreement, refers to the loan agreement by which loan is obtained, by which loan is obtained, by which loan is obtained and asset is provided as security, by which loan is obtained and asset is provided as security, by which loan is obtained and asset is provided as security। क्लियर है बच्चों? तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं। इन्होंने दो बातें बोली। इन्होंने सबसे पहली चीज तो बोली जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है, जो क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है, उस पे कंपनी भी साइन करेगी और चार्ज होल्डर भी साइन करेगा। कौन कौन साइन करेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, एक लोन एग्रीमेंट बना तो उस पे बैंक भी साइन करेगा और एक्स लिमिटेड भी साइन करेगी। साइन तो दोनों के ही होंगे। तो उन्होंने बोला एक तो ये चीज कि इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज कंपनी भी साइन करेगी और इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज होल्डर भी साइन करेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला, जैसे कंपनी कोई चार्ज क्रिएट करेगी, कंपनी कोई क्या क्रिएट करेगी? चार्ज। तो आरओसी को क्या लगाएगी? एप्लीकेशन लगाएगी। आरओसी को क्या लगाएगी? एप्लीकेशन लगाएगी। किस चीज के लिए एप्लीकेशन लगाएगी आरओसी को? आरओसी को एप्लीकेशन लगाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो सर ये जो आरओसी को एप्लीकेशन लगाई जाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, पहली चीज तो इस एप्लीकेशन को लगाने का फॉर्म आता है। या तो एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म CHG 1 में, किसमें? या एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म CHG 9 में। अब कब 9 में जाएगी, कब 1 में जाएगी? सर अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है? और डिबेंचर्स को सिक्योर करने के लिए एसेट गिरवी रखवा रही है, और डिबेंचर्स को सिक्योर करने के लिए एसेट किसको रखवाएगी गिरवी? ट्रस्टीज को। ट्रस्टीज को। तो भैया जब ट्रस्टीज को एसेट गिरवी रखवाए जाते हैं और उस टाइम पे चार्ज क्रिएट होता है, तो डिबेंचर्स के केस में जब चार्ज क्रिएट होता है तो एप्लीकेशन जाती है फॉर्म CHG 9 में, और बाकी हर केस में एप्लीकेशन जाती है फॉर्म 1 में। तो कंपनी जब आरओसी को क्या लगाएगी? एप्लीकेशन लगाएगी, किसके लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ बोला एप्लीकेशन के साथ कंपनी को अटैच करना है। क्या अटैच करना है? कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। क्या अटैच करना है? कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। क्या अटैच करना है? कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज में रजिस्टर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या हो गया? चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज में रजिस्टर हो जाना चाहिए। अब कंपनी को अगर कोई चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना है तो किसको एप्लीकेशन लगाएगी? आरओसी को। कौन से फॉर्म में लगाएगी? फॉर्म CHG 1 या CHG 9 में। डिबेंचर्स के केस में CHG और बाकी केस में CHG 1। तो ये जो एप्लीकेशन जाएगी CHG 1 या CHG 9 में, इसके साथ क्या अटैच करना है? जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है उसकी एक कॉपी। बोलिए आया? और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है इस पे दोनों के साइन होने चाहिए,
कंपनी के भी और चार्ज होल्डर के भी। तो देखो क्या लिखा है, द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड इन सच फॉर्म। कौन सा हो गया फॉर्म? 1 या 9। इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ फीस तो लगती है यार, फ्री में कुछ नहीं होता। एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म हो गए CHG 1 और CHG 9। और इस पे साइन कौन करेगा? द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज शैल बी साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर। एंड जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज इफ एनी शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। बताओ आया कि नहीं आया? तो इन्होंने क्या बोला, चार्ज को रजिस्टर कराओगे उस फॉर्म में, उस मैनर में, और साथ में पे करोगे फीस जो प्रिस्क्राइब्ड होगी। साथ में जो भी क्या होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, उस पे साइन होंगे कंपनी के भी और चार्ज होल्डर के भी, और इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज भी हमें फाइल करना पड़ेगा ROC को एप्लीकेशन के साथ। बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? तो बच्चों एक सिंपल सी कहानी समझो, कहानी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक सिंपल सी कहानी समझो, कहानी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अगर आपने कोई भी क्या क्रिएट किया, चार्ज, अगर आपने कोई भी क्या क्रिएट किया, चार्ज, तो चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज में रजिस्टर होना है। चार्ज क्रिएट होने के 30 डेज में रजिस्टर होना है। एप्लीकेशन कितने दिन में लगानी है चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए? 30 डेज में। कौन से फॉर्म में लगानी है? CHG 1 या CHG 9 में। एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, और उस इंस्ट्रूमेंट पे दोनों के साइन होंगे, कंपनी के भी और चार्ज होल्डर के भी। बोलिए आ गया? चलिए अब सर चार्ज क्रिएट होने के कितने दिन में रजिस्टर होना है? 30 डेज में। यही तो रूल है। नहीं कराया तो 30 डेज में रजिस्टर होना है, नहीं कराया तो लॉ बोला कोई बात नहीं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो जाता है। डिले मतलब लेट करना, कॉन्डोनेशन मतलब माफी मिलना। बोले अगर आपने डिले भी कर दिया चार्ज रजिस्ट्रेशन कराने में, कोई बात नहीं, आप बाद में रजिस्ट्रेशन करा लो। मान लो 30 डेज निकल गए, बोले कोई बात नहीं, निकल गए। अब डिलेड रजिस्ट्रेशन करा लेना, आपने जो डिले किया उसको माफ कर देंगे, उसको माफ कर देंगे। लेकिन अब डिले को भी माफ कराने का एक प्रोसेस है, डिले को भी माफ कराने का एक प्रोसेस है, वो हमें आना चाहिए। वैसे तो चार्ज कितने दिन में रजिस्टर होना है? 30 डेज में होना है। पर मान लो हमने 30 डेज में रजिस्टर नहीं कराया, हमसे डिले हो गया, तो लॉ बोला चार्ज का डिलेड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज का डिलेड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन डिलेड रजिस्ट्रेशन कराने का भी एक प्रोसेस है जिसे कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो देखो इधर देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। क्या पढ़ेंगे? कॉन्डोनेशन का क्या मतलब होता है? माफी मिलना, डिले की माफी मिल जाती है। कुल मिला के हम लोग पढ़ रहे हैं डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। हम लोग पढ़ रहे हैं डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। सर इसमें क्या था, एक अमेंडमेंट आया था 2019 में, एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, और उससे अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट से पहले डिलेड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग था, अमेंडमेंट के बाद डिलेड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। आइडियली तो 2019 में अमेंडमेंट आ गया, बहुत पुराना अमेंडमेंट हो गया, 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, हम 2022 में बैठे हैं। तो कायदे से तो आपको सिर्फ अमेंडमेंट के बाद का प्रोविजन पता होना चाहिए, लेकिन ICAI का मॉड्यूल अगर आप खोल के देखोगे तो अमेंडमेंट के पहले का प्रोविजन भी वहां पर गिवन है। ठीक है, तो मैं पढ़ा दोनों रहा हूं, अमेंडमेंट से पहले वाला भी और अमेंडमेंट से बाद वाला भी, लेकिन लर्न अमेंडमेंट से बाद वाले ही करना, पहले वाले को अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो बुक में है ना, तो एक बार छुड़वाने का मन नहीं करता, नहीं तो मैं छुड़वा ही दूंगा आपको। देखो इधर देखना, द चार्ज वॉज क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ? ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ
कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब ये बोल रहा है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया उसके बाद जो चार्जेस क्रिएट हुए उनका डिलेड रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब उसके बाद के होंगे, 19 तो बीत गया भाई, हम 2022 में बैठे हैं। आज एक बात बताओ, आज की तारीख में आप कोई चार्ज क्रिएट करोगे तो यही वाला प्रोविजन लगाना है ना, तो ऊपर वाला प्रोविजन तो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी ना है आज की तारीख में, वो तो लिखा है मर रहे हैं। देखो इधर देखो, अब सर इन्होंने क्या बोला, पहले तो आपसे डिले हो गई तो आरओसी को एप्लीकेशन लगाओ, हे प्रभु गलती हो गई माफ कर दो। बोले जान तो डी लोगे, आरओसी बोली जान तो नहीं लेंगे, एडिशनल फीस लेंगे, ले लेना। बोले ले लेना, मतलब नॉर्मल फीस 100 है तो 50 रुपए की एडिशनल फीस और ले लेगी, तो टोटल कितने ले लेगी, 150 ले ले। खानदानी चिंदी चोर है आरओसी तो वैसे भी। यदि आप क्या जब प्रैक्टिकली काम करोगे तब आपको पता चलेगा। ये शैलेश को देख के क्यों हंसे आप, मेरे को पता नहीं, इनसे पूछ लो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो आरओसी को बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, अब की बार लॉ ने भी कुछ नहीं बोला, आप इस श्रेया से पूछ लो आपको देख के क्यों हंस रही थी। चलो तू ऐसा है क्या, मतलब क्यों हंसे फिर आप इसको देख के, हाँ खुद को देख के किसी को हंसी नहीं आती। अच्छा ये इंसाइटफुल है थोड़ा, चलिए आइए। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना मेरी बात ध्यान से, बताओ तो सही क्यों हंसे, इसको देख के, अच्छा इसको देख के हंसे, देखा तू रास्ते में आ गया थोड़ा, चलो तो देखो सुनना मेरी बात, देखो सुनना मेरी बात। तो सर क्या होता है, चार्ज क्रिएट होने के कितने दिन में रजिस्टर होना होता है, 30 डेज। लेट्स अज्यूम कि डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज है, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज है 1 जुलाई 2000, नहीं 1 जून ही लेने दो, 1 जून 2022, कोई दिक्कत। तो 1 जून 2022 से 30 डेज में रजिस्टर होना था, तो रजिस्टर होने की लास्ट डेट क्या हो गई, 1 जुलाई 2022, कोई दिक्कत। अब लॉ बोला अगर 1 जुलाई 2022 तक नहीं रजिस्टर कराया कोई बात नहीं, 1 जून से 30 डेज में कराना था। बोले 1 जून से 30 डेज में नहीं कराया, डिले हो गया, तो 1 जून से 60 डेज में करा लो। 1 जून से 60 मतलब डेट ऑफ क्रिएशन से 30 डेज में नहीं कराया तो डेट ऑफ क्रिएशन से 60 डेज में करा लो। तो देखा जाए तो एडिशनल टाइम तो 30 ही दिन मिल रहा है। देखने में लग रहा है वाह यार 7 दिन और मिल गया, मजा आ गया, बेवकूफ बना रहे हैं। डेट ऑफ क्रिएशन से 30 डेज काउंट हुए और डेट ऑफ क्रिएशन से 60 डेज काउंट हुए। तो इन्होंने बोला अगर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ क्रिएशन से 30 डेज में नहीं कराया तो चार्ज का रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ क्रिएशन से 60 डेज में करा लेना। उसके लिए पहले आरओसी को एप्लीकेशन लगाना, हाथ जोड़ के माफी मांगना और साथ में उनको क्या पे करना, एडिशनल फीस। जब ये सब कर दोगे तो बोले माफी मिल जाएगी और चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो द कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी माफी मांगने के लिए। आरओसी को एप्लीकेशन लगाओ, सॉरी सर गलती हो गई, माफ कर दो, छोटे भाई हैं हम तो आपके, नहीं आपके नहीं है, आपके नहीं बनना हमको, आप चिंदी चोर हो। आगे देखो, द रजिस्ट्रार में अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कितने दिन बाद, 30 डेज बाद, आफ्टर 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। लेकिन अब भी कितने दिन में कराना है, 60 डेज। आदमी 60 डेज देखते खुश, बोले वाओ यार 60 डेज मिल गए, एडिशनल फीस देके 60 दिन मिल गए। बोले नहीं, 60 दिन भी डेट ऑफ क्रिएशन से ही देंगे। तो मुद्दे की बात है कि एडिशनल तो 30 ही दिन है, बट विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। लेकिन आरओसी क्या है, नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लॉ ने खुद बोल दिया। उसके लिए आरओसी क्या, सोचो माफी भी मंगवा रही है। पहले तो मैंने एप्लीकेशन लगाई फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, फिर डेज भी फिर 30 एक्स्ट्रा दे रही है बेवकूफ बना के, बोले 60 दे रहे हैं पर डेट ऑफ क्रिएशन से दे रहे हैं, और ऊपर से क्या ले रही है, फीस, इसलिए चिंदी चोर है। ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस बाय द कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब। क्लियर है क्या, मतलब अगर डेट ऑफ क्रिएशन 1 जून है तो 1 जून में अगर मैं 60 डेज जोड़ूं तब 60 डेज कब पूरे होंगे, 31 जुलाई को। 60 डेज कब पूरे होंगे, 60 डेज पूरे होंगे 31 जुलाई 2022 को। भाई जोड़ लो ना 1 जून में 60 डेज, जून के 29 डेज, 1 दिन जुलाई का, फिर 30 दिन और जुलाई के, तो टोटल 31 डेज। बोलो आया।
सर लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, होते ही ऐसे 30 दिन में नहीं कराया तो 60 में करा लो यार। पर कुछ लोग होते हैं आलसी, कुछ लोग होते हैं महाआलसी। आलसियों को पहले ही 30 डेज दे के बैठे थे, 30 डेज कम होते हैं, महाआलसियों को 60 डेज दे दिए। फिर आते हैं कुछ और लोग, बोले 60 में भी नहीं कराया, बोले 60 में भी नहीं कराया। क्या हो तुम? कुछ लोग होते हैं ना 30 में नहीं कराया कोई बात नहीं, और 60 डेज दे दिए, और तो क्या मिल गया, वो बोलने वाली बात है। उसमें भी नहीं कराया, लोने का जम मर, तू और 60 डेज ले ले। तो जिस दिन 60 डेज पूरे होंगे ना, उससे लॉ ने बोला तू एक काम कर और 60 डेज ले ले, और ले ले, तू ले, तू मर, तू और 60 डेज ले ले। तो जुलाई के बाद आया अगस्त, तो अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 29 डेज, तो 29 सितंबर तक का टाइम आपके पास और आ गया। लेकिन अब की बार आरओसी बोली एडिशनल फीस में नहीं मानेंगे, एडिशनल फीस में नहीं मानेंगे, बोले अब की बार एड वेलोरम फीस चाहिए। क्या चाहिए? एड वेलोरम फीस। सर एड वेलोरम का मतलब होता है ओवर एंड अबव एडिशनल, एक्स्ट्रा के ऊपर भी जब एक्स्ट्रा मिले। आपने बर्गर लिया, बर्गर में एक्स्ट्रा चीज लगवाया, वो तो एडिशनल फीस थी। फिर एक्स्ट्रा चीज के बाद बोला कि डबल चीज और लगा दे, तो वो एड वेलोरम फीस है। आया क्या समझ में? और तब आप ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सिंधी चोर बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सोचो, समझ रहे हो? मतलब आरओसी फीस अलग लेगी, एडिशनल फीस अलग लेगी, और ओवर एंड अबव एड वेलोरम फीस और लेगी। अगर एक्स्ट्रा और 60 डेज चाहिए तो ये 60 डेज खत्म होंगे, पुराने वाले ये 60 डेज चालू होंगे, पुराने वाले 60 डेज खत्म होने पे। तो पुराने वाले 60 डेज कब खत्म हुए? 31 जुलाई। उससे और 60 डेज के लिए क्या देनी पड़ेगी? एड वेलोरम फीस। तो क्या बोला? इफ चार्जेस नॉट रजिस्टर्ड विद इन 60 days of creation of charge, the registrar may on application allow registration to be made within a क्या दे रही है? फर्दर पीरियड ऑफ 60 days। लेकिन अब की बार क्या पे करनी पड़ेगी? डबल चीज बर्गर आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एड वेलोरम फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एड वेलोरम का मतलब लिखो ओवर एंड अबव एडिशनल फीस। एड वेलोरम का मतलब लिखो ओवर एंड अबव एडिशनल फीस। एड वेलोरम का मतलब लिखो ओवर एंड अबव एडिशनल फीस। एड वेलोरम का मतलब लिखो ओवर एंड अबव एडिशनल फीस। लिख लिया? मतलब कहानी हो गई, पहले चाहे 30 डेज में रजिस्टर हो, 30 डेज में नहीं हो तो उसके अगले 30 डेज में हो, और फिर नहीं हुआ तो उसके अगले 60 डेज में हो। चार्ज का रजिस्ट्रेशन पहले क्रिएशन से 30 डेज में हो, फीस लगेगी, फिर क्रिएशन से 60 डेज में हो, एडिशनल फीस लगेगी, फिर फर्दर 60 डेज में हो तो एड वेलोरम फीस लगेगी। बोलिए आया क्या? ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोसेस है आफ्टर अमेंडमेंट। बोलिए आया कि नहीं आया? आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपको प्रोसेस बताएंगे बिफोर अमेंडमेंट का। क्या बताएंगे? प्रोसेस बताएंगे बिफोर अमेंडमेंट का। ये वाला चैप्टर कंक्लूड करेंगे, मतलब कंक्लूड तो क्या, ये वाला सेक्शन कंक्लूड करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू सेक्शन। बोलिए आया कि नहीं आया? कोई डाउट या क्वेरी? बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? सबको आ गया? चलिए, टाइम तो है यार, मैंने देखा नहीं, मेरी घड़ी आगे भाग रही थी। चलो, कौन एमसीक्यू मैं नहीं जानता, चलो, आई डोंट नो दैम। अरे यार मैंने देखा नहीं था यार। चलो ठीक है।